सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के विषय में, समझेंगे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 क्या है, क्यों चर्चा में बनी हुई है, इसमें किस देश को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे अमेरिका के विषय में, जिसका एक एक्ट इस समय चर्चा में बना हुआ है। एक्ट का नाम है अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट। तो समझेंगे आखिर ये एक्ट क्या है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे उड़ान 4.1 के विषय में, और जो चौथी खबर है, उसमें हम बात करेंगे यूके के विषय में और समझेंगे यूके ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया है। आइए इन्हीं चारों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के विषय में। अब ये जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको हर साल वर्ष 2012 से जारी किया जाता है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इसके साथ एक शब्द जुड़ा है यूनाइटेड नेशन। अर्थात वर्ष 2012 से यह संयुक्त राष्ट्र के अधीन क्या करता, कार्य करता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग लेता है और सहयोग लेकर यह देखने का प्रयास करता है कि आखिर विश्व में खुशहाली का स्तर कहां पर, किस रूप में दिखाई देता है। ये जो खुशहाली है कैसे आती है? स्वाभाविक है, जो भी देश के रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स को कैसे बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं, उन लोगों में कितनी ज्यादा समानता है। समानता का मतलब यहां पर यह नहीं कि एक ही प्रकार के भाषा बोलते हैं, एक ही धर्म के लोगों। समानता का मतलब यह है कि सबको कितने ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, उनका जो पर्यावरण है वो कितना सुरक्षित है, कोई आपदा आती है, कोई संकट आती है तो लोग एक दूसरे का सहयोग कितना करते हैं, और साथ ही साथ अगर एक दूसरे की मदद करने की जो भावना या कंडीशन आती है तो क्या लोग एक दूसरे की मदद करते हैं या बचते हैं। ऐसे बहुत से आधारों को आधार बनाकर क्या किया जाता है, यह हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यह जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसके साथ शब्द जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का। अर्थात आगे से मैं कहूंगा कि इसको जारी किया जाता है SDSN के द्वारा। तो SDSN क्या है? एक तरह का नेटवर्क है, और यह क्या करता है, रिसर्च करके आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह नेटवर्क सतत विकास हेतु व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता एकत्रित करता है, और यह प्रयास करता है कि जो विकास हो वह ऐसा हो जो सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अगर हमने इस समय विकास की अंधाधुंध प्रक्रिया में आने वाली जनरेशन की आवश्यकता को ध्यान नहीं रखा तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्स का डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। स्वाभाविक है, इसका प्रयास यही है कि जो संसाधन है उनका क्या हो, अनुकूलतम जो है कि यूज किया जाए। अनुकूलतम और का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही किया जाए, अधिक चीजों को बर्बाद ना किया जाए। साथ ही साथ इसके सामने एक और लक्ष्य है, और वह है कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज की समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो क्या करता है SDSN, इस पर भी अपनी राय देता है, और यह नेटवर्क क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ सहयोग कर सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और यह बताता है कि कहां पर किस प्रकार की कंडीशन है। SDSN वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता है, और यह रिपोर्ट जारी करने के लिए क्या करता है, खुशहाली को मापने का प्रयास करता है। और इसके लिए क्या करता है, यह देखता है कि आखिर किसी देश का जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वह कितना है, कठिन समय में व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा की भावना कितनी मजबूत है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अगर किसी के पास कोई दिक्कत आती है या कोई व्यक्ति किसी
मुसीबत में फंस जाता है तो उसको हर तरह की चुनौतियों का सामना खुद करना होता है। कई जगह ऐसे भी समाज हैं जहां पर लोग आगे बढ़कर सामने आते हैं और मदद करते हैं, तो इसको भी यह पैमाना बनाता है। इसके अलावा यह देखता है कि आखिर स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा अर्थात लोग कितना स्वस्थ रह सकते हैं या कितना स्वस्थ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ जो मेंटल चीजें हैं या जो पर्यावरण की चीजें हैं वो कितनी जो है कि स्वास्थ्यवर्धक हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी है। स्वाभाविक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति क्या अपने जीवन का विकास करने के लिए जितने भी उसके पास चॉइसेस हैं उनको यूज कर सकता है या नहीं। सामाजिक सरोकार का मतलब है कि आखिर समाज में विभेदता तो नहीं है। विभेदता का मतलब है कहीं असमानता तो नहीं देखी जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है वहां पर किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, वहां पर भ्रष्टाचार ना हो और वहां पर उदारता जैसे मूल्य हो। उदारता जैसे मूल्यों का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उससे कोई गलती होती है तो आप उसका क्या करेंगे, हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, आप उसको समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे। कुल मिलाकर यह कुछ आधारों को आधार बनाकर यह क्या करता है, SDSN वैश्विक जो खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता है। और खुशहाल राष्ट्र किसको मानता है, यह मानता है कि हमारे हिसाब से अर्थात SDSN के अनुसार से खुशहाल राष्ट्र वह है जहां के लोगों में आत्मीयता हो, अपनेपन की भावना हो, लोगों के बीच आपसी भरोसा हो अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर डर ना महसूस करे, साझा संस्थानों का आनंद लेते हो। इसका मतलब है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें सभी लोगों की भागीदारी हो। तो क्या वहां पर ऐसा तो नहीं है किसी वर्ग, किसी समाज, किसी लिंग के साथ कोई विभेद किया जा रहा है, अर्थात जो भी संस्थान है उनका सभी लोग एक तरह से इंजॉय करके उसका यूज कर रहे हैं। वह अगर जो राष्ट्र है वह क्या होगा, जब इन सभी चीजों के आधार पर खरा उतरेगा तो उसको कहा जाएगा वो खुशहाल राष्ट्र है। खुशहाल राष्ट्र अधिक सहन क्षमता वाले होते हैं। आपने देखा होगा जब आप तनाव में होते हैं, आप परेशान होते हैं और आपसे कोई मजाक कर देता है, आपको जो है कि कोई छोटी सी बात भी कह देता है, तुरंत आप तनाव में क्या होते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। जबकि जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, तुमने बोल दिया, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, जो खुशहाल राष्ट्र होते हैं वो इसलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वहां पर जो सहन क्षमता है वह ज्यादा होता है, आपसी सहयोग की भावना होती है और जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति उनका मिलजुल कर सामना कर लेते हैं। इससे जो चुनौती है, जो समस्या है, उसको आसानी से टैकल किया जा सकता है। जैसा कि कोविड का ही आपने फेस देखा था, बहुत से लोगों ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। कारण यह है कि वो तनाव में थे, अकेले थे, हमने आपने सबने मिलकर उनका सहयोग नहीं किया या फिर हम अपनी आवश्यकताओं से बाहर नहीं निकल पाए और ये हमारी क्या है, कमी है, भूल है। खैर, ये बहुत से ऐसे मूल्य हैं जिनको हमें आगे सीखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अधिकांश चीजों के ऊपर कुछ चीजों को हम प्राथमिकता पर रख देते हैं, जैसे धर्म है, जाति है, क्षेत्रीयता है, बहुत से अन्य मुद्दे हैं जिनको हम क्या करते हैं, तरजीह देते हैं, जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए था मानवता के। और जब मानवता को आप फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, जितने प्रकृति की चीजें हैं, जो व्यक्तियों के बीच का अपनापन है या जो भी आपके चारों तरफ जो चीजें दिखाई दे रही हैं, आप उनसे क्या करेंगे, लगाव महसूस करेंगे, प्रेम करेंगे और साथ ही साथ आपके अंदर जो कट्टरता है, अपने आपके अंदर जो गुस्सा है वह क्या होगा, कम होगा। इसलिए समाज में क्या होता है, ये जो खुशहाली है इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 1970 का जो दशक था जिसमें विकास का पैमाना यह माना जाता था कि अगर क्या हो रहा है, समृद्धि हो रही है अर्थात जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो माना जाता था कि खुशहाल होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भूटान जैसे देश सामने आए, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत पैमाना है। खुशहाली का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे मूल्यों से है जिन्हें हमें सीखना चाहिए, जिन्हें हमें बढ़ाना चाहिए। खैर, उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमने क्या समझा कि यह जो संस्था है यह क्या करती है, यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती है। इसने क्या किया है, 2021 का वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का जो संस्करण है, जो कि 9वां संस्करण है, इसको जारी किया है। जारी करके इसने बताया है, इसने इस बार के जो आकलन किया है उसमें 149 देशों को शामिल किया, वहां पर रिसर्च किया और इसमें भारत को 139th पोजीशन पर दिया है, स्कोर दिया है, जो कि अच्छा स्कोर तो नहीं है। कैसे नहीं है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, 156 देशों में सर्वे किया गया था,
था और इसमें भारत को जो स्कोर प्राप्त हुआ था 144 प्राप्त हुआ था। 2019 में देखेंगे तो भारत को एक जो स्कोर प्राप्त हुआ था वह 140 था। तो देखिए 2019 में 140, फिर 2020 में 144 और अब क्या हो चुका है 139 हमको स्कोर प्राप्त हुआ है। चीन को जो स्थान मिला है वह 84वें स्थान पर है, नेपाल जो है कि 87th पोजीशन पर है और इसी तरह से अगर मालदीव को देखें 89 पर है, बांग्लादेश 101 पर है। म्यांमार की जो स्कोर है वो आने वाले समय में और खराब होगा क्योंकि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। खैर अभी वो 126 पोजीशन पर है। श्रीलंका में आपने देखा होगा कि इस समय एक तरह की कट्टरता देखी जा रही है और वहां पर जो स्कोर है 129 प्राप्त हुआ है। जो सबसे खराब पोजीशन है चूंकि 149 कंट्रीज को ही शामिल किया गया था वो अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान इस समय एक तरफ तालिबान है, एक तरफ सत्ता में, दूसरी तरफ सरकार है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है जो संघर्ष चल रहा है या जो यहाँ पर उठा पटक है या जो सत्ता का नियंत्रण का जो प्रयास है वहां पे कई मिलिशिया गुट हैं, उनकी वजह से यहाँ पर जो खुशहाली है वह बहुत नहीं है और वह सबसे खराब कंडीशन में बताइए। रूस को 76 पोजीशन प्राप्त हुआ है, अमेरिका को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, ब्रिटेन 17वें स्थान पर है और जो सबसे 5 खुशहाल देश हैं उसमें फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और जो है कि नीदरलैंड को शामिल किया गया है। तो यह आप देख रहे होंगे कि जो यूरोप के देश हैं वहां पर खुशहाली का पैमाना जो हमने ऊपर डिस्कस किया वह ज्यादा तरीके से दिखाई देता है। वहां के लोग उन चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए वहां पर जो खुशहाल देशों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी। फिनलैंड जो है कि लगातार चौथे साल सबसे खुशहाल देश के रूप में सामने आया है और कोरोना जैसे कठिन समय में भी इसने क्या किया है अपनी खुशहाली का जो पैमाना है उसको बनाए रखा है। स्वाभाविक है ऐसी विषम परिस्थितियां ही क्या करती हैं आपके मान्य मूल्यों का परीक्षण करती हैं और इसमें जब आप सहयोग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में जो पहले 9 स्थान हैं उस पर यूरोपीय देश हैं। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो गैर यूरोपीय देश है और इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि जीडीपी और लोगों के पास अधिक पैसा आलीशान वस्तुओं की होने की वजह से वहां खुशहाली नहीं आती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो विकसित देश है वो सबसे ऊपर होते और जो अन्य जो देश हैं वो उनका कंडीशन क्या होती खराब होती। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे जो दुखी देश हैं उसमें जैसा कि हमने बताया अफगानिस्तान सबसे खराब पोजीशन पर है, इसके बाद जिम्बाब्वे है, फिर इसके बाद देखिए रवांडा है, इसके बाद बोत्सवाना है, फिर लेसोथो की संख्या। अब आपको एक चीज और पता है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को ही क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो प्रसन्नता दिवस की जो थीम है वह है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो 20 मार्च को मनाया गया है इसकी थीम क्या है तो इसको बता दीजिएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपसे ही पूछा जाए कि जो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 आई है इसका जो है कि थीम क्या है तो यह है लाइफ अंडर जो है कि कोविड-19, अर्थात ये परीक्षण करता है कि आखिर कोविड-19 के दौरान आपकी जो लाइफ है वह कैसी गुजरी है, आपने किन किन चुनौतियों का जो है कि टैकल किया है। अब ये जो आपको पता है कि क्या होता है कि हर साल जो है कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इसी के कारण यह जो रिपोर्ट है एक खुशहाली रिपोर्ट ये भी क्या की जाती है जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 12 जुलाई 2012 को प्रस्ताव जो है कि 16/281 के तहत हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था भूटान ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की जो अवधारणा है वह भूटान की सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अर्थात ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH की संकल्पना पर आधारित है। जैसा कि हमने 1970 का आपको जिक्र किया तो भूटान ने इस चीज को डिनाई किया, उसने कहा कि जो है कि खुशी को पैमाना मानकर इसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जीडीपी के कैलकुलेशन को बढ़ावा देना चाहिए। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 विकास लक्ष्यों को लॉन्च किया जिसमें 3 प्रमुख जो पहलू हैं उन पर बल दिया गया, जैसे गरीबी को समाप्त करना है, असमानता को कम करना है और हमारे ग्रह की रक्षा करनी है। स्वाभाविक है जो मैंने आपको संस्था का जिक्र किया उसके विषय में भी मैंने बताया कि वो क्या करता है ऐसे ही कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, इसी के कारण उसकी जो रिपोर्ट है वह काफी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी जो है कि खबर पर जो है कि अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 2021।
अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासी रहते हैं जिनके पास वैध दस्तावेज रहने के लिए नहीं है। इन्हें अमेरिका में ड्रीमर्स कहा जाता है। तो ड्रीमर्स वह लोग हैं जो अमेरिका में अभी हैं, लेकिन उनकी इच्छा यह है, उनका ड्रीम यह है कि वह क्या करें, यहाँ के नागरिक बन जाए, लेकिन नागरिक बनने के लिए उनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है। ये वह लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ कभी बचपन में अमेरिका आ गए थे, या फिर जो है कि वो अन्य लोगों के साथ वो आ गए थे, और अब उनके पास क्या है, रहने के लिए कानूनी या वैध दस्तावेज नहीं है, जिसके कारण इनको क्या होता है, यहां पर कानूनी निगरानी में रहना होता है। कानूनी निगरानी का मतलब यह है कि इनको रिपोर्टिंग करनी होती है कि कहां पर रह रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो अमेरिका गया और वह किसी कार्य से जा रहा था, मतलब वहां पर 5 साल 10 साल जैसे H1B वीजा या किसी अन्य चीज के जॉब पर जा रहा था, वह अपने फैमिली के लोगों को लेता गया। अब वहां पर वो रह रहा है और वह चाहता है कि जो वो फैमिली को लेकर गया है वह लोग भी रहें, लेकिन वह जो लेकर गया था वह अपने अंडर में उन लोगों को लेकर गया था, लेकिन उन लोगों को वह क्या किस लिए लेकर गया था कि वह कुछ दिन रहेंगे और फिर वापस चले आएंगे। लेकिन अब वह लोग चाहते हैं कि हम आ गए हैं तो हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हम यहीं की नागरिक बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है ड्रीमर्स। तो यह जो ड्रीमर्स हैं, यह क्या होती है, इनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, इनको अपने देश भेजने की बात उठती आई है, और इसमें बहुत से भारतीय भी हैं, जैसे 5 लाख से अधिक भारतीय हैं जिन्हें ड्रीमर्स माना गया है। अर्थात यह लोग ऐसे हैं जिनको अभी के कंडीशन में उनको क्या होता है, नागरिकता नहीं मिल सकती, लेकिन अगर यह क्या होता है, यहां पर एक्ट बना दिया जाए जिससे इनके पास जो आधार हैं दस्तावेज के, उनको जो है कि वैलिड मान लिया जाए, तो ये क्या हो सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। इसी के कारण बुधवार को अमेरिका के निचले सदन अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अमेरिकी ड्रीम्स एंड प्रॉमिस एक्ट 2020 को पारित किया गया। अब यह जो एक्ट है, यह क्या कहता है, यह कहता है कि जो लोग यहाँ पर ड्रीमर्स हैं, उन ड्रीमर्स को क्या किया जाएगा, यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अर्थात मान लेते हैं कोई बच्चा 4 साल 5 साल पहले गया था, जिसकी उम्र उस समय जो है कि 14 या 15 साल रही होगी, लेकिन अब क्या हो चुका है, वह एडल्ट हो चुका है, बड़ा हो चुका है, वह नागरिक बनना चाहता है, वहीं पर रहना चाहता है। तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया है, विधेयक लाया गया है और उनसे कहा गया है कि आप जो ड्रीमर्स हैं, आप नागरिक बन सकते हैं। सर, ये जो निचला सदन है, इसने तो क्या किया है, इतने मतों से जो है कि इसको पारित करके उच्च सदन के पास भेज दिया है। उच्च सदन को यहां पर बोला जाता है सीनेट। अब स्वाभाविक है, जैसे ही उच्च सदन से यह पास होगा, क्योंकि इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो बाइडेन के द्वारा, तो वह उस पर सिग्नेचर कर देंगे। और यहां पर ऐसे लोग जो लंबे समय से ये ड्रीम देख रहे थे कि हम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूरी तरह से कागजात नहीं है, या हम घर नहीं वापस जाना चाहते, तो हमें नागरिक मान लिया जाए, उनका सपना पूरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप जहां इन लोगों को वापस भेजने या उनके अधिकारों में कटौती की बात करते आए थे, वहीं जो बाइडेन पहले से ही इसकी घोषणा कर चुके थे कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो इस प्रकार के बिल को लेकर आएंगे। और अप्रवासी मुद्दों पर बाइडेन का ये क्या है, पहला बिल है। अर्थात वो अप्रवासी मुद्दों को जो है कि बहुत इजी तरीके से डील करना चाहते हैं, किसी को बाहर नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद जो करोड़ों ड्रीमर्स हैं, अर्थात ऐसे लोग हैं, वह क्या होंगे, नागरिक बन जाएंगे। इनसे क्या होगा, इसमें 5 लाख से अधिक भारतीय भी हैं, इनको भी क्या होगा, फायदा होगा। ये जो बाइडेन की जो नीति है अप्रवासी लोगों को लेकर, एक सॉफ्ट जो नीति है, उदार नीति है, पहली कोई नीति नहीं है। राष्ट्रपति का पद संभालने के 1 सप्ताह के अंदर ही जो है कि इन्होंने क्या किया था, H1B वीजा धारक कर्मचारियों के H4 वीजा धारक जीवन साथियों को काम जारी रखने की अनुमति प्रदान की थी। इसको आसान शब्दों में समझिए। मान लेते हैं कि आप हैं और आप गए क्या है, H1B वीजा के आधार पर आप जॉब करने कहां गए, अमेरिका में गए। आप गए, आप अपने जो है कि वाइफ को भी लेते गए। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप क्या हुए, अपने हस्बैंड को भी लेते गए, आप टूरिस्ट के रूप में या किसी अन्य चीज के रूप में लेते गए। तो आप जब वहां पे गए तो आपको लगा कि दोनों लोगों को क्या करना है, आपको जो है कि जॉब करना है। तो ऐसे लोग जो H1B वीजा धारक के साथ जीवन साथी हैं या उनके परिवार से हैं, ये धारित करते हैं H4 वीजा। तो यह जो H4 वीजा धारक हैं, यह क्या है, इनके ऊपर तलवार लटकी थी कि इनको क्या किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। और जो H1B वीजा धारक
हैं सिर्फ यही रहकर यहाँ पर काम कर पाएंगे, ना कि उनके साथ जो उनके जीवन साथी हैं जिनके पास H4 वीजा है वह कार्य कर पाएंगे। लेकिन जो बाइडेन ने इसमें भी सहूलियत दी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप कार्य कर सकते हैं, आप करते रहिए। जैसे H1B वीजा धारक कार्य कर रहे हैं, आप H4 वीजा धारक हैं, आप भी कार्य करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो नियम है यह लेकर आए थे ओबामा जी जब वो सत्ता में थे। उसके बाद ट्रंप प्रशासन आया सत्ता में, तो यह H4 का जो नियम है इसको समाप्त करना चाहता था। वो यह कहना चाहता था कि नहीं, अब आप बाहर जाइए और जो H1B वीजा धारक हैं सिर्फ वही रहेंगे, अर्थात उनके जीवन साथी को बाहर भेजने की बात की रही थी। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन ने क्या किया, इस नीति को जो ओबामा ने लिया था उसको बरकरार रखा है। अमेरिकी कंपनियों में विदेशी कामगारों को मिलने वाले वीजा को H1B वीजा कहते हैं। 3 साल के लिए मिलने वाला वीजा है, हालांकि इसको 6 साल करने की बात की जा रही है। संक्षेप में बात करेंगे H1B वीजा पर, मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं उड़ान 4.1 योजना के विषय में। वर्ष 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, जिसे एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। स्वाभाविक है, सबके लिए एक महोत्सव की बात है। इसी के तहत 12 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो है कि शुभारंभ किया है, इसको शुरुआत कर दिया गया है और 12 मार्च को 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात भारत @75 की शुरुआत के अवसर पर हवाई यात्रा का जो दायरा है इसको बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्या किया है, 4.1 उड़ान 4.1 योजना के तहत लगभग 392 मार्गों को प्रस्तावित किया है। अर्थात जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उसने यह कहा है कि हम ये चाहते हैं कि अब वह क्षेत्र जहां पर अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं है, जहां के लोग अभी उड़ान नहीं भर सकते हैं, जो कि वायु मार्ग से बिल्कुल कटे हुए हैं, उन क्षेत्रों को अब जोड़ा जाए, जिससे जब हम वर्ष 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं तो हमारे पास इस प्रकार की भी अचीवमेंट हो कि हमने हर क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। और इसी को नाम दिया गया है उड़ान 4.1 योजना। उड़ान 4.1 प्रमुखतः छोटे हवाई अड्डों से संबंधित है, जिसे हेलीकॉप्टर और सी प्लेन से जोड़ा जाएगा। सब ध्यान दीजिए, सी प्लेन अभी बहुत चर्चा में बना हुआ था। तो क्या किया जाएगा कि अगर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का जाल है, जहां पर जो कि सी प्लेन का यूज किया जा सकता है, तो वहां पर इसको जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी एयर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाएगा। ये बड़ी बात है हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको जोड़ना, क्योंकि अभी तक हम क्या समझते थे कि बहुत बड़ा सा हवाई अड्डा बनेगा तभी क्या होगा, उस क्षेत्र का जो है कि हवाई गतिविधि चालू हो पाएगी। लेकिन स्वाभाविक है जो हवाई अड्डा है वह बनता है आर्थिक मूल्य के आधार पर, जहां पर वहां पर पैसेंजर ज्यादा होंगे। बड़े शहरों में ज्यादा यूज करने वाले लोग होते हैं वो बन जाता है, लेकिन छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए जो है कि क्या किया है, मंत्रालय ने कहा कि नहीं, जो सी प्लेन वाली सुविधा है उसका यूज करेंगे, हम हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे कि भारत के जो आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में हम और क्षेत्रों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है सागरमाला सी प्लेन सेवा संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ जलमार्ग और वायु मार्ग की एक कनेक्टिविटी को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे प्रारंभ किया गया है अक्टूबर 2020 में ही। तो इस सागरमाला सी प्लेन का मतलब क्या है कि इसमें जो जल मार्ग हैं उनको जोड़ा जाएगा और जल मार्ग और एयर मार्ग की जो कनेक्टिविटी है उसको प्रदान किया जाएगा। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, नदी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर सी प्लेन को चढ़ा कर क्या किया जाएगा, वहां तक पहुंचा जाएगा। तो इस तरह से वो जो क्षेत्र हैं दो तरह से जुड़ जाएंगे और इसी चीज को क्या किया गया है, उड़ान 4.1 के तहत और बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब जो उड़ान है उसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक योजना को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना था। यह योजना जो 10 साल के लिए क्या की जाएगी, संचालित की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभकर उड़ानों की सेवा शुरू करना है। स्वाभाविक है देश का जो आम नागरिक तभी उड़ पाएगा जब हर क्षेत्र में क्या हो, नागरिक उड्डयन की सुविधा हो या फिर जो एयर कनेक्टिविटी हो, और एयर कनेक्टिविटी इतनी किफायती हो कि हर व्यक्ति, हमारे आपके जैसा लोग भी क्या करे, उस पर जो है कि यात्रा कर सके। स्वाभाविक है 10,000 12,000 की
टिकट हम और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी के तहत क्या किया गया था, उड़ान एक योजना लाई थी गई थी जिसका उद्देश्य था उड़े देश का हर आम नागरिक, और इसको प्रारंभ किया गया था 2016 में। और इसके लिए कहा गया था कि जितने भी छोटे शहर हैं वहां पर क्या किया जाएगा, किफायती लागत पर क्या किया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब थोड़ा सा उड़ान 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 के विषय में समझ लीजिए। उड़ान 1.0 के तहत क्या किया गया, सबसे प्रारंभ में 5 एयरलाइन कंपनियों को 17 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्ग प्रदान किए गए। अर्थात जिन उड़ान क्षेत्रों में जो हवाई एयर पर क्या हो रहा था कि जो कंपनियां अपनी सेवाएं नहीं दे रही थी, उनको कहा गया कि आप इस पर सेवा दीजिए। ये नए जो है कि उड़ान मार्ग जो है कि प्रस्तावित किए गए, जिससे वहां पर भी जहां पर अभी जो है कि एयर कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर स्थापित किया जा सके। उड़ान 2.0 उसके बाद लाया गया और 73 ऐसे हवाई अड्डों पर सेवा जो बढ़ाई गई, जहां सेवा या तो प्रारंभ नहीं हुई थी या बहुत कम सेवा हो रही थी। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में कोई एयरपोर्ट है, वहां पर मालूम चलता है हफ्ते में एक ही दिन कोई फ्लाइट है, तो ऐसे क्षेत्रों को जोड़ा गया। कहा गया नहीं, जहां पर हवाई कार्य जो सुविधाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं तो उनका यूज किया जाए और वहां पर किफायती दरों पर क्या किया जाए, उड़ानों को संचालित किया जाए, रेगुलर किया जाए। यह उड़ान 2.0 में रखा गया। उड़ान 3.0 में उड़ान 2.0 में एक चीज और कहा गया कि हेलीपैड बनाए जाएंगे और हेलीपैड के माध्यम से क्या किया जाएगा, एयर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाए। उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन वाले जो स्थान हैं, जो कि दुर्गम क्षेत्र हैं, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया गया और पूर्वोत्तर को इसमें विशेष स्थान दिया गया। उड़ान 4.0 को वर्ष 2020 में देश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो कटे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर 78 नए मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई और कहा गया कि इन मार्गों से होकर हम इन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लक्षद्वीप के द्वीपों को जोड़ने का योजना भी उड़ान 4.10 के तहत उड़ान 4.0 के तहत अपनाई गई है। आई होप आप समझ पाए होंगे संक्षेप में उड़ान 4.1 क्या है। अब हम बात करते हैं आखिर यूके ने परमाणु हथियार बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया। आपको याद हो तो 1990 का जो दशक था वह क्या था, शीत युद्ध की समाप्ति का एक दशक माना जाता है। हम लोग मान के चल रहे थे कि जो हथियारों की दौड़ है, खासकर जो अमेरिका और सोवियत संघ में चल रही थी, वो समाप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, 116 पेज की एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिटेन इन अ कॉम्पिटिटिव एज सामने आई है। इसमें ब्रिटेन की विदेश, रक्षा और सुरक्षा नीति की चर्चा की गई है और यह बताया गया कि ब्रिटेन को अर्थात यूके को आगे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को अपनी मिलिट्री और विदेश नीति को रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी इस नीति में कई तरह का परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तनों में जो उन्होंने सबसे पहले घोषणा की है वो यह कहा है कि यूके अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाएगा और स्पेस के क्षेत्र में और साइबर स्पेस में अपनी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को मजबूत करेगा। स्वाभाविक है कि जो 1990 का दशक था, उस समय यह मान के चल रहे थे कि सोवियत संघ जब टूट रहा है, अब हथियारों की दौड़ खत्म हो जाएगी और जो एक ध्रुवीय व्यवस्था या दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो बहुध्रुवीय व्यवस्था बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 1990 के दशक में जो है कि यूके ने कहा था कि जो हमारे परमाणु हथियार की संख्या होगी वह 180 होगी, लेकिन अब उसने कहा है कि नहीं, अब हम इस नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसमें 40% की वृद्धि करेंगे और इस तरह से जो हमारे परमाणु हथियारों की संख्या है हम उसको 260 तक बढ़ाएंगे। 30 साल पहले जो उन्होंने 180 की लिमिट लगाई थी, अब उसको चेंज कर दिया। जब चेंज किया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। इसके पीछे प्रमुख कारण बताया गया चाइना और रूस को। कहा यह गया है कि रूस और चाइना जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उससे ब्रिटेन के लिए कई तरह की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। खासकर यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, वहां पर काफी ज्यादा जो है कि ब्रिटेन को अपने जो अहित हैं या फिर जो है कि जो खतरा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो रूस है उसका जो पश्चिमी किनारा है वह यूरोपीय क्षेत्र से लगता है। वहाँ पर क्रीमिया को के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर विवाद उभरता रहता है। तो इसीलिए यूके ने कहा है कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। यूके ने भी कहा है कि वह क्या करेगा, नाटो और अमेरिका के साथ
साथ जो अपनी सामरिक मजबूती है उसको बढ़ाएगा। पिछले कुछ समय से यह बात चल रही थी कि क्या अब नाटो समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी नाटो में सुविधाओं को, क्या सेवाओं को बढ़ाएंगे। और यह जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे उन्होंने कहा है कि चाइना न सिर्फ सीमा पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा है, बल्कि जो वह अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, जिस तरह से उसको आगे बढ़ा रहा है साइबर के क्षेत्र में, या जो साइबर स्पेस वाला क्षेत्र है उसमें चाइना जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियां यूके के सामने हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि 2030 तक कोई बहुत बड़ा बायोलॉजिकल अटैक भी ब्रिटेन पर हो जाए, यूके पे हो जाए। इसलिए इन सभी संभावित जो संभावनाएं हैं, जो चुनौतियां, उनको ध्यान में रखते हुए यूके ने कहा है कि अब हमारी जो सुरक्षा की नीति है हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे। स्वाभाविक है, आपने कुछ समय पहले अभी देखा था कि चाइना की जो हुवे कंपनी है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस समय जो ब्रिटेन और जो है कि चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, काफी जो है कि आमने सामना है कोरोना के फेज के दौरान। तो इसलिए अब देखा यह जा रहा है कि आने वाले समय में कैसे दोनों के संबंध प्रभावित होते हैं।